आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एपिसोड नंबर 907 का ये वाला क्लिप देखो। ある海賊について話が。 इस क्लिप को देखने के बाद सबसे पहला सवाल यही आया था कि शैंक्स आखिर 5 एल्डर से मिलने क्यों गया, और अगर वो मिलने गया भी तो उसको मरी जॉयज में आने की परमिशन कैसे मिली, और अगर परमिशन मिल भी गई तो आखिर कौन से पायरेट के बारे में शैंक्स उस दिन बात करने गया था। अब इन तीनों सवालों को सुनने के बाद हमारे पास आज तक कोई भी जवाब नहीं था, और ओडा सेंसे की वर्ल्ड में ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी चीज का जवाब नहीं निकल रहा है मतलब जो तुम सोच रहे हो ओडा सेंसे तुमसे 10 कदम आगे सोचते हैं। एपिसोड नंबर 907 मैंने पहले लॉकडाउन में देखा था। उस समय कोविड का पहला लॉकडाउन था। उस समय मैं सिंगल था और अब मेरे जीवन के 4 साल निकल चुके हैं। मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, मेरी अच्छी खासी जॉब लग गई और भाई अब तो शादी की उम्र भी आ रही है। और आज जाके मेरे अंदर का मर्द शांत हुआ है, गर्लफ्रेंड मिलने पे नहीं, ये जान के कि आखिर ये बंदा कौन था और क्यों आया था। ये चीज जानने के बाद मेरे अंदर का जो मर्द है वो शांत हो गया है। अब टेंशन नहीं लो, तुम्हारे भी अंदर के मर्द को मैं अपने हाथों से शांत कराऊंगा। तो इसीलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। इससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करें। ये चैप्टर एक बहुत बड़ा टर्न लेने वाला है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा वन पीस के पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि चीजें इस तरह से बदली हैं कि एक्सेप्ट कर पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और अगर नहीं करेंगे तो उनका जीवन चलेगा नहीं। ओडा सेंसे बिल्कुल आईफोन की तरह है, खर्चा तो बहुत है लेकिन उसके बिना तुम रह भी नहीं पाओगे। अब ऐसा क्यों, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले फटाफट चैप्टर को कवर कर लेते हैं। सो चैप्टर नंबर 1137। हर चैप्टर में मैं तुमसे कवर पेज की बात करता हूँ और यही बात बोलता हूँ कि शायद काइडो और बिग मॉम की हमें लोकेशन मिलने वाली है, और मुझे पता है अभी तक नहीं मिली है, बट आई एम रियली एक्सपेक्टिंग, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा। अभी के न्यूज इतना है कि यामाटो जो है वो काइडो के बचे कुछ जो क्रू मेंबर्स थे उनका जो बेस था उसमें धीरे से घुस गई है। एनीवे चैप्टर के टाइटल पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1137 शैमरॉक टेक्स द स्टेज। और ये पहली बार नहीं है कि फिगारलैंड फैमिली से कोई स्टेज पर उतर के हंगामा कर रहा है। 600 से 700 एपिसोड्स में हम यही देखते आ रहे हैं। सो चैप्टर स्टार्ट होता है उसी कैसल से जो कि एल्बाफ पे हमें हर समय दिखता रहता है, और बताया जाता है कि 14 साल से जब से किंग की मौत हुई है तब से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। अब पिछले चैप्टर से तुम लोग जानते हो कि रोड ने भी लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लिया है, मतलब टेम्पररी ज्वाइन कर लिया है एल्बाफ पर, और वो इनके साथ आगे पीछे घूम रहा है। तो जैसे ही रोड कैसल के पास आता है उसकी नजर पड़ जाती है दरवाजे पे, और वो तुरंत नोटिस कर लेता है और पूछता है कि आखिर यार यहाँ पर तोड़ फोड़ कौन मचा रहा है और ये गार्ड्स कहाँ पर चले गए। जोरो अंदर जाके थोड़ा बहुत तहकीकात करता है और उसको पता चलता है कि दरवाजे को अंदर से तोड़ा गया है, लेकिन आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा। इस पे लूफी बोलता है एक ही तरीका है भाई, चलो अंदर चल के देखते हैं। और ये चूतिया हर बार की तरह चिल्लाते हुए अंदर घुस जाता है। चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, गांड में डाल लियो चाबी, चाबी कहाँ है, गाड़ में डाल लियो क्या चाबी साला सब। खैर ये लोग अंदर घुसते हैं और इन्हें पता चलता है कि तोड़फोड़ थोड़े समय पहले ही हुई है। और अंदर जाते ही सबसे पहली चीज जो ये नोटिस करते हैं कि भैया ये जगह कितनी बड़ी है। ऑब्वियसली बड़े होंगे, जायंट्स की जगह है। खैर लूफी सीधे पॉइंट पर आता है और बोलता है कि रोड तुझे पता है कि आखिर चाबी कहाँ है। तो बंदा बोलता है कि अरे भैया इतना मेरे ऊपर मत काउंट करो यार, मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ, तुम्हारी मदद कहाँ से करूँ। खैर जोरो इस जगह को देख के कहता है कि भाई जगह तो मजेदार है लेकिन उतनी ही डरावनी, हर चीज यहाँ पर टूट फूट कर गिर रही है। क्या ये काम सच में जासूसों ने किया है। इस पे रोड बोलता है कि हमें तो भाई अपनों ने लूट लिया, गैरों में कहाँ था। मतलब उसके कहने का यही है कि लोकी ने अपने बाप को मार डाला। इस पे जोरो बोलता है कि हाँ भाई देखकर तो लग रहा है कि घमासान युद्ध हुआ है, लोकी खुद एक मॉन्स्टर है और उसका बाप भी एक बहुत बड़ा फाइटर हुआ करता था, तो इतना डैमेज तो होना ही था। लेकिन तभी लूफी और नामी की नजर एक जगह पर पड़ती है और वो देख कर बोलते हैं कि भाई कितना बड़ा है। वेल दैट्स व्हाट शी सेड, बट एक्चुअली में इन लोगों ने यहाँ पर जायंट्स के कंकाल देख लिए हैं, क्योंकि कैसल के जितने भी गार्ड्स थे किंग हेराल्ड के मरने वाले दिन ये सभी भी मर गए थे। रोड उन्हें बताता कि कैसल के आखिरी दिन 100 से भी ज्यादा लोग रेडी थे लोकी को रोकने के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही बचा जिसका नाम था योरुल, और उस दिन के बाद से यहाँ पर आना मना हो गया। लूफी को झांट फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे क्या हुआ, और वो सीधे कंकाल के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि भाई देख इसके तो सींग भी निकले हैं। इस पे रोड बोलता है कि ये वाला जायंट एंशिएंट जायंट का डिसेंडेंट था, और वो आगे बताता है कि एंशिएंट जायंट्स की प्रॉपर जात अब रही नहीं है, लेकिन मिक्स ब्रीड यही एल्बाफ पर घूमती रहती है। और सींग देखने के बाद ऑब्वियसली लूफी यहाँ पर ओड्स का नाम भी मेंशन करता है। इसके बाद रोड कहता है कि जो किंग हेराल्ड था वो भी इसी क्लैन से बिलोंग करता था, और बाकी सारे एंशिएंट जायंट वाले ब्रीड की तरह भी वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। मतलब यहाँ पर क्लियर कर बताया जा रहा है कि जो किंग हेराल्ड की फैमिली है वो ओर्स के डिसेंडेंट्स में से आते हैं। अब देखो ये पूरा सेंटेंस जो है लूफी का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ओर्स का कनेक्शन अब सीधे सीधे लोकी से लग रहा है। और देखो इतिहास गवाह है कि ओर्स नाम का कोई भी बंदा कभी भी लूफी का दुश्मन नहीं था। इनफैक्ट ओर्स एक बहुत बड़ा एलाई निकल के आया जिसकी वजह से एस को वो लोग बचा पाए
थे। और देखो जहां तक मुझे लगता है ये जो पूरा सेटअप है कैसल का, जहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि लोकी ने ही किंग हेराल्ड को मारा है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये बात सच है। बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट स्टोरी लग रही है और पक्का इसमें कोई ना कोई कैच है। सिर्फ योरुल ही क्यों बचा? और अगर ये स्टोरी झूठ है और योरुल बचा है तो आखिर लोकी को किसने फंसाया? और सबसे बड़ी बात, इतने सारे जायंट्स को मारा किसने? और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, और अगर लोकी ने अपने बाप को नहीं मारा और उसके ऊपर सिर्फ ऐसा इल्जाम लगाया गया कि उसी ने अपने बाप को मारा है, तो शैंक्स ने आखिर उसको क्यों पेला? शैंक्स तो इस टाइप का आदमी है नहीं। और अगर शैंक्स ने उसको पेला भी तो आखिर पेल कैसे दिया? क्योंकि लोकी बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। देखो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि लोकी अपने बाप को नहीं मार सकता। ऑब्वियसली माइथोलॉजी के हिसाब से वो अपने बाप के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन अगर लोकी ने ऐसा कुछ किया होगा तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है, किंग हेराल्ड पक्का वर्ल्ड गवर्नमेंट से हाथ मिलाना चाहता था। एंड ऑब्वियसली क्योंकि नीका का लेजेंड पूरे के पूरे एल्बाफ पर फेमस है, तो लोकी नहीं चाहता कि सेकुलरिज्म के चक्कर में उसका देश चुट जाए, और इसीलिए वो एल्बाफ का गोड से बन गया। और आयरनी तो देखो, उसने अपने फादर ऑफ नेशन को मार डाला। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर शैंक्स ने लोकी को क्यों पेला? तो देखो, क्योंकि शैंक्स टोनी स्टार्क है वन पीस के वर्ल्ड का, तो ऑब्वियसली उसको अपने एवेंजर्स की टीम चाहिए। और अगर एल्बाफ उसका एक एलाई बन जाता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है, उसको काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। और उसको ये चीज पता है कि आने वाली वॉर को कोई भी नहीं रोक सकता, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि जिस दिन लूफी उसके पास वो हैट वापस लेकर आएगा, उस दिन के लिए शैंक्स को तैयार रहना पड़ेगा। एनीवे स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें किंग हेराल्ड का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। और रोड इस बंदे का इंट्रोडक्शन देखता है, एक ऐसा आदमी जिसने एल्बाफ के बाहर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कोशिश की, और इसे ही एल्बाफ का स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बोला जाता था। वो आगे बताता है कि उसके सर पे वो जो बड़े बड़े निशान है, वहां पर एक्चुअली में उसके एंशिएंट जायंट ब्लड वाले हॉर्न्स हुआ करते थे, जो कि उसने खुद अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक दिया। और उसका ये मानना था कि जो एंशिएंट जायंट्स थे वो लोग बहुत ही ज्यादा खूंखार हुआ करते थे और वो किसी के साथ भी ठीक से नहीं रहते थे। इसी वजह से उसने अपने हॉर्न्स फेंक दिए ताकि वो दुनिया को ये चीज दिखा पाए। और मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी सच्चाई है। मुझे जहां तक लगता है किंग हेराल्ड ने ये एक पब्लिसिटी स्टंट किया होगा ताकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपीज कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ओर्स को देखा है और ओर्स इस टाइप का नहीं था। फिर जैसे ही राजा जी की मौत हुई, सभी लोग डिप्रेशन में चले गए एल्बाफ के, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा दिमाग खराब हुआ वो किंग का दूसरा बेटा यानी कि हायरुद्दीन था। और ये चीज सुन के लूफी के क्रू मेंबर शॉक हो जाते हैं कि एक्चुअली में वो लोकी का भाई है, जिसपे रोड बोलता है कि देखो बाप एक है पर माँ अनेक थी। तो रोड यहाँ पर एल्बाफ के राजा की छलकती जवानी को एक्सप्लेन करता है कि शादी करने से पहले ही उसका किसी और औरत के साथ बच्चा हो गया था जिसका नाम हायरुद्दीन था। लेकिन एल्बाफ के लोग कभी भी उस औरत को रानी नहीं मानते, क्योंकि अपेरेंटली इसको अगर मैं एल्बाफ के लैंग्वेज में बोलूँ तो वो लोअर कास्ट की थी, मतलब किसी और जगह पर पैदा हुई थी, ना कि एल्बाफ पे। जिसपे जोरो एक ऐसी बात बोलता है जो कि आजकल हर कोई बोल रहा है कि भाई कास्ट से क्या फर्क पड़ता है, इंसान ही थे ना, अब बटेंगे तो कटेंगे। जिसपे रोड जोरो को बोलता है कि देखो भाई ज्ञान नहीं पेलो, कास्ट सिस्टम तो हर समय चलता ही रहता है। रोड उनको आके बताता है कि एल्बाफ पर लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी लोअर कास्ट जायंट से शादी करेंगे तो उनका जो खून है वो गंदा हो जाएगा, जो कि नेचुरली सुनकर नामी का भी दिमाग खराब हो जाता है। तो जोरो उससे आगे बोलता है कि भाई अगर तुझे ऐसा लगता है तो फिर तूने हायरुद्दीन से दोस्ती क्यों की, वो भी तो तेरे हिसाब से नीची जात का ही है। तो एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रोड, हायरुद्दीन ये सभी के सभी छोटे थे और ये सभी साथ में खेला करते थे। और तभी हायरुद्दीन नोटिस करता है कि ये बंदा एक्चुअली में मैप्स को ड्रॉ कर सकता है। और ये चीज देख के हायरुद्दीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सीधे सीधे रोड को बोलता है कि चल भाई दोस्त बन जाते हैं, साथ में देखेंगे पूरी दुनिया। और ये चीज सुनते ही रोड एकदम खुश हो जाता है और इसीलिए ये लोग हमेशा ही फिर उसके बाद साथ रहने लगे। रोड आगे बोलता है कि देखो भाई हायरुद्दीन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो कभी भी इस कैसल में रह नहीं पाया, वो कभी भी अपने बाप से नहीं मिला, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको अपने कास्ट की वजह से बहुत ज्यादा झेलना पड़ा बचपन से। लेकिन फिर भी बिना डरे डट कर वो बोलता था कि एक दिन मैं सारे के सारे जायंट्स को एक साथ ले आऊंगा। कर दी ना सावरकर वाली बात। और हायरुद्दीन भी बिल्कुल लूफी की तरह चिल्लाकर बोलता है कि मैं एक दिन जायंट्स का किंग बनूंगा। और ये चीज देखते ही रोड को हायरुद्दीन से प्यार हो गया और वो बोलने लगा कि मैं उसकी ड्रीम को एक रियलिटी बनाऊंगा। इस पे जोरो बोलता है कि भाई कितनी बोरिंग स्टोरी बता रहे हो और ऐसी चीज तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जो कि नामी सुनकर कहती है हाँ भाई देखा हमने तुझे भी, तूने भी ऐसी ही कसम खा रखी है। अब कहानी सुनने का काम तो जोरो और नामी ही करते हैं, लेकिन उधर लूफी समय इधर छटक रहा है और तो कहता है कि भाई मेरे को दो जायंट्स यहाँ पर गिरे हुए मिले, देखो भाई ये लोग कौन है। अब आते हैं रियल गेम में जो कि इस चैप्टर में है। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं लोकी के पास, यानी कि रेल्म ऑफ द डेड। हम देखते हैं गुंको को जो कि लोकी को इस समय धमकी दे रही कि क्या तेरे को अब समझ में आया। इस पे लोकी बोलता है कि अरे भाई यहाँ बना हुआ हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ तो ज्ञान पेल रही है, चाहे किचन में जा रोटियां बेल। जिसपे वो जो शैंक्स जैसा दिखने वाला बंदा वो कहता है कि भाई
रोटी बेले या ना बेले तेरा हाल तो वही होगा, तू भी एक नीच आदमी है और तू भी वैसे ही मरेगा। हम फिर भी तुझे मौका दे रहे हैं कि तू मरी जॉइस पे आके रह पाएगा। इस चीज के लिए लोग तो भाई कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, जिसके लिए हम तुझे फ्री में ऑफर दे रहे हैं। और इस पैनल में हम देख सकते हैं गंको का बहुत नीचे से लुक, मतलब इतने नीचे से कि उसके पैर जिराफ के पैर जैसे लग रहे हैं। बहुत अजीब सा पैनल है, मेरे को समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में कि वो लंबी हो गई है क्या, बट ऐसा नहीं है, बस एंगल का डिफरेंस है। खैर गंको के पैर से एक तीर टाइप का कुछ निकलता है, मतलब फ्लेक्सिबल तीर जैसा होता है, और वो घूमते घूमते जाके सीधे लोकी के मुंह के अगल बगल होते हुए निकल जाता है। ये एरोज ऐसे ही बस हवा में फ्लोट करते हुए चलती है, किसी को हिट वगैरह नहीं करती है। और लोकी ये चीज देखकर जान जाता है कि पहले वो उसे राइट से किक मारेगी, फिर उसके जस्ट बाद वो उसको एक अपर कट मारे। और इस इन्फॉर्मेशन के लिए लोकी गंको को थैंक यू भी बोलता है। लेकिन गंको उसको बोलती है कि देख भाई, ये एरोज बताते तो है कि तुझे कहाँ कहाँ लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू उन्हें रोक सकता है। पिटाई तो तेरी फिर भी बजेगी, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूँ तब तक तेरी पिटाई बजेगी। और वो लोकी से दोबारा बोलती है कि भाई देख, हाँ या ना बोल दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी। लेकिन लोकी चिल्लाकर बोलता है दागा कोतोवारू, बोलता है कि भाई मेरे को नहीं ज्वाइन करना था, ऐसा चल भाग यहाँ से चूतिया औरत। अब चूतिया औरत तो मानने वाली है नहीं, किचन में रोटी बेलने की जगह वो आके जोर से लोकी को पंच मारती है, पहले राइट से और फिर सेम जैसा कि लोकी ने बोला था उसके एक अपर कट भी मारती है, जो कि ये बात प्रूव करता है कि इसके डेविल फ्रूट की एबिलिटीज ऐसी है कि जानने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी उसने डिसाइड कर लिया है वो पक्का पक्का हिट करेगा। खैर लोकी को अच्छे से पढ़ी और आसपास के जो जानवर जो लोकी के दोस्त हैं उनकी भी इन्होंने फाड़ कर रख दी है। लेकिन लोकी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। पीटा तो है लेकिन बोल रहा है कि देखो भाई, जहाँ मिल गए उसी दिन तुम भी पिट जाओगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो लोग फिर से उसको मारने आते हैं, लेकिन लोकी बोलता है कि भैया रुक जाओ यार, इतना नहीं सह पाऊंगा। इस पे गंको बोलती है कि क्या तू गॉड्स नाइट को फिर ज्वाइन करेगा। इस पे लोकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो इतने जोर से चीखता है कि पूरे अलबाफ पर गूंज उठ जाती है। बेसिकली उसके चीखने से उसकी कॉन्करेंट साकी निकलती है और ये चीज गुमको भी नोटिस करती है और उसका भी सांस छूट जाता है। इसके बाद जो अपना शैंक जैसा दिखने वाला बंदा है वो अपना बुरखा उतारता है और बोलता है कोई बात नहीं गंको, यहाँ से मैं देखता। और तभी अगले पैनल में अपनी आंखों को शांत कर लो, क्योंकि हमें दिखता है एक ऐसा शैंक्स जिसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं है। और वो बोलता है कि हमें अपने टेक्निक चेंज करने पड़ेंगे, मेरी जॉइस पे अभी फोन लगाओ। और वो आदमी बोलता है कि देखो, हर चीज हमारे लिए यूजफुल हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। मैं इस चीज को बहुत आराम से करना चाहता था, लेकिन अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं बचा है। और इसी के साथ हमें इंट्रोड्यूस होता था कैप्टन ऑफ गॉड्स नाइट, यानी कि एक वर्ल्ड नोबल जिसका नाम है फिगारलैंड शैमरॉक, क्योंकि फिगारलैंड गार्लिंग का इकलौता बेटा है। गंको शैमरॉक से बोलती है कि देखो भाई, ये तो मर जाएगा लेकिन मानेगा नहीं, तुझे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। शैमरॉक उसको बोलता है कि बहुत पहले अल्बाफ के वॉरियर्स न्यू वर्ल्ड पर कब्जा करके रखते थे और इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट एक दिन पक्का उन्हें अपने जूतों के नीचे दबाएगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और लास्ट लाइन गॉड्स नाइट्स हैव मोबिलाइज्ड के साथ चैप्टर नंबर 1137 खत्म। तो भाई फाइनली आज 5 साल के बाद शैंक्स ने अपना कपड़ा उतार दिया और हमें पता चल गया है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शैंक्स का दूसरा भाई यानी कि शैमरॉक है। और यहीं से हमारे पास सवाल का आंसर आ जाता है कि आखिर उस दिन मेरी जॉइस में मिलने कौन गया था। वो बंदा शैमरॉक था, ना कि शैंक्स। और जिस स्पेशल पायलट के बारे में उस दिन वो लोग बात कर रहे थे, वो बंदा जहाँ तक मुझे लगता है शैमरॉक का खुद का भाई भी हो सकता है, लेकिन ये बंदा शैंक्स नहीं, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है। आई थिंक अब हमको पता है कि आखिर वन पीस के पुष्पा भाव का रूल कैसे चलता है, यानी कि शैंक्स का रूल कैसे चलता है। क्योंकि शैंक्स भी फिगारलैंड का बेटा है, इसी वजह से उस दिन वॉर रुक गई थी उसके सिर्फ बोलने पर। और क्योंकि शैंक्स एक्चुअल में फिगारलैंड का बेटा है और शैंक्स इतना पावरफुल है और उसने कॉन्करर्स हॉकी को अनलॉक कर पाया है, मतलब बहुत हद तक चांस है कि उसकी फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स भी इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर शैंक्स इतना बड़ा पायरेट था और वो काफी टाइम से एक्टिव है, और अगर शैमरॉक भी इतना अधिक पावरफुल था, तो आज तक इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कभी पता नहीं चला होगा। चलो ठीक है, शैमरॉक के बारे में नहीं पता चला होगा, बट शैंक्स की तो खबर निकलती रहती होगी अखबार में जब भी उसकी बाउंटी बढ़ती होगी। तो क्या इतने सालों में कभी शैमरॉक को ऐसा नहीं लगा या फिर गार्लिंग को ऐसा नहीं लगा कि उसका खुद का एक बेटा ऐसे ही घूम रहा है। अब देखो भाई, जो है सो है, वो अब अगले चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन एक चीज सुनकर तो मैं खुश हूँ, शैंक्स भाई अपने साथ ही है, अपने को धोखा नहीं देने वाले। अभी ये इसका चूतिया भाई कौन है, इसके बारे में तो हमको अगले ही चैप्टर में पता चलेगा। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, मेरे को बहुत नींद आ रही है। आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। थोड़ी सी वीडियो लेट है ऑब्वियसली यार, मेरे को फ्राइडे तक टाइम नहीं मिलता, मेरी ऑफिस होती है। अभी मेरे को मिल गया था तो मैंने सुबह सैटरडे को इसको रिकॉर्ड कर दिया। और अगर तुम लोग को वन पीस का कंटेंट मेरे चैनल पे पसंद आता है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला चैप्टर का स्पॉइलर भी तुरंत आ जाएगा जैसे ही वो आएगा। बाकी मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।